उस टॉपिक यानी पाठ का नाम है समास। पाठ 7 समास, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस पाठ से संबंधित एक क्लास हमने पिछली मंगलवार के दिन हमने क्लास ली थी। हालांकि उस क्लास से संबंधित जो भी बातें हुई थी उसको भी यहाँ तक बता करके तब आगे की आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा समास की परिभाषा क्या होती है, समास का अर्थ क्या होता है और समास से संबंधित 2-3 बातें और उसके भेद। ये तो जो लिखा है हमने ब्लैक बोर्ड पर, यह समास का भेद होता है। तो समास के भेद से पहले बहुत सारी बातें ऊपर हो चुकी हैं, उसको फिर से हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समास की परिभाषा। समास की परिभाषा क्या होती है या समास किसे कहते हैं, समास से आप क्या समझते हैं, इन 3 प्रश्नों का सीधा सा एक प्रश्न होता है। तो समास की परिभाषा अनेक शब्दों को संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं, तो समास आंसर आएगा अनेक शब्दों को संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। उसके बाद बात आएगी समास का अर्थ क्या होता है। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बेटा समास शब्द का शाब्दिक अर्थ भी होता है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त का मतलब छोटा करना, कम करना, यानी कोई ऐसा शब्द या कुछ शब्दों का ऐसा समूह जिसको हम क्या कर देते हैं, कम करके समास शब्द बना लेते हैं। तो ऐसे अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया, यही हम परिभाषा में बताए थे, उसे हम समास कहते हैं। अब समास हुए शब्द को बेटा हम समस्त पद कहते हैं। समास हुए शब्द को क्या कहते हैं, हम समस्त पद कहते हैं। और ये सारी बातें हालांकि हम लिख नहीं रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको इसकी जानकारी हमने पिछली कक्षा में दिया है। समास हुए शब्द को हम समस्त पद कहते हैं। समस्त पद में 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। पूर्व पद यानी पहला पद, कोई पद मान लीजिए जैसे हमने लिखा है राजपुत्र, इसमें राज ये पूर्व पद है और पुत्र जो है उत्तर पद है। इसी तरीके से जिस समस्त पद में अगर उत्तर पद और पूर्व पद पहचानना होता है तो आपको पहला और बाद का इतना तो समझ में आता होगा आपको। पहला यानी पहला शब्द और दूसरा शब्द, पहला शब्द पूर्व पद होता है और दूसरा पद उत्तर पद। इस उत्तर पद और पूर्व पद का बहुत ही महत्व होता है समास में। आपको हर एक समास के भेद में आपको उत्तर पद पूर्व पद यही मिलेंगे, या तो कभी उत्तर पद प्रधान मिलता है, कभी पूर्व पद प्रधान मिलता है, किसी में दोनों पद प्रधान मिलते हैं। तो इस आधार पर हम समस्त पद और समस्त पद के 2 पद, कौन पद, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। अब उसके बाद बात आती है समास विग्रह की, इसकी भी चर्चा हम किए थे। यानी समास विग्रह किसे कहेंगे, समास विग्रह उसे कहते हैं बेटा समस्त पद को उसके पूर्व स्थिति में लाने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे देखिए एक समस्त पद ये है राजपुत्र, शोकाकुल, भयभीत, ये 3 समस्त पद हैं। इनको पूर्व स्थिति में लाना ही हमारा क्या होता है, विग्रह होता है। 3 प्रोसेस होता है। पहले तो हम समास लिखते हैं, समास में उसमें पहचानना होता है कि उत्तर पद और पूर्व पद क्या है, और तीसरी बात आती है इसका विग्रह क्या होता है। तो समास विग्रह किसे कहते हैं, समास विग्रह में आप ध्यान से फिर से सुन लीजिए, समस्त पद को उसके पूर्व पद में यानी उसके सभी पदों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे देख लीजिए राजपुत्र एक शब्द है, इसे समस्त पद यानी समास हुआ शब्द है ये, इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो शब्द क्या बन गया, राजा का पुत्र। शोकाकुल यह समस्त पद है, इसमें 2 पदों के योग से बना है यह समस्त पद, इसका जब हम विग्रह करेंगे शोक से आकुल। भयभीत समस्त क्या है, लीजिए अब जब हम विग्रह जान गए तब उसके बाद आता है समास के कितने भेद होते हैं। तो समास में मुख्य रूप से 4 भेद बताए जाते हैं। कौन, पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास और
सॉरी तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुब्रीहि समास। लेकिन कभी कभी तत्पुरुष समास में भी दो उपभेद बताए जाते हैं। इसको आज हम पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास के साथ साथ उसको भी पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास के भी दो उपभेद होते हैं। उसमें होता है पहला कर्मधारय समास और दूसरा होता है द्विगु समास। इस आधार पर कुछ पुस्तकों में बेटा आपको ये समास के 6 मूल भेद बताए जाते हैं, जिसकी संख्या 6 होती है। लेकिन किन्हीं पुस्तकों में तत्पुरुष समास के ही 2 भेद बता दिए जाते हैं। वे जो एक कर्मधारय और दूसरा द्विगु, ये 2 भेद तत्पुरुष समास के अंदर ही होते हैं। और किन्हीं पुस्तकों में इनको बिल्कुल अलग से लिख करके 6 के 6 भेद बता दिए जाते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज ना होंगे। लेकिन समास के मुख्य रूप से पहला समास हमने पढ़ा था अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो अव्ययी भाव समास में बेटा जिस समस्त पद का पूर्व पद यानी पहला पद अव्यय होता है और उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आजीवन, आजीवन एक शब्द है, समस्त पद है, इसमें समास हुआ है, लेकिन कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। क्यों? क्योंकि इसका पूर्व पद प्रधान हो रहा है, यानी पहला पद प्रधान हो रहा है। आ जो है इसमें प्रधान है और इसका विग्रह करते वक्त हमको ध्यान रखना होता है उत्तर पद को सबसे पहले लाते हैं। आजीवन का अगर विग्रह करेंगे तो जीवन भर या जीवन पर्यंत, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथा विधि, प्रत्येक, भरपेट, ये सब शब्द जो हैं अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल हैं। और कुछ अव्ययी भाव समास में ये भी बातें होती हैं कि एक ही शब्द जब 2 बार रिपीट होते हैं वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। एक बात तो अव्ययी भाव समास का पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है और वह पूर्व पद अव्यय भी होता है। और दूसरी बात कि एक ही शब्द जब 2 बार रिपीट होते हैं वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे घर घर, रातों रात, घर ही घर में, इसका विग्रह करेंगे। घर घर एक शब्द है, घर घर शब्द होगा तो उसको कौन सा समास कहेंगे? अव्ययी भाव समास। उसका विग्रह होगा घर ही घर में। रातों रात, दिनों दिन, ये सब भी अव्ययी भाव समास के ही एग्जाम्पल होते हैं। रातों रात यानी रात रात में ही। इस तरह से दूसरे नंबर पर आता है तत्पुरुष समास। पहला जो भेद अव्ययी भाव समास है बेटा, पिछली कक्षा में हमने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। अब आज की जो मूल क्लास हमारी है स्टार्ट होती है यहां से। दूसरा जो समास का भेद होता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को कैसे हम समझेंगे इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। पहले भी हमने जिक्र किया कि समास समस्त पद से बनता है और समस्त पद में 2 पद होते हैं। पहला पूर्व पद यानी पहला पद और दूसरा उत्तर पद। तत्पुरुष समास की विशेषता क्या है? देख लीजिए। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यह कह रहा है कि जिस समस्त पद का उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। एक और बात, तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का हम क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं, यानी विभक्ति चिन्हों को हम हटा करके ही समस्त पद बनाते हैं। ऐसे समस्त पद जो विभक्ति चिन्हों के लोप के माध्यम से बनते हैं उस समस्त पद को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। वो जितने भी समस्त पद बनते हैं वो सब तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे देखिए राजपुत्र, राजपुत्र समस्त पद है, इसमें समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। लेकिन हमने बात कही कि विभक्ति चिन्हों का लोप होकर के समस्त पद बनता है। कैसे? देखिए, ये जो का है इसका विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र बनेगा। ये का है संबंध कारक का चिन्ह। आप जब परसर पढ़ते हैं, कारक चिन्ह पढ़े होंगे तो का के की ये संबंध कारक चिन्ह। कर्म से लेकर के अधिकरण तक यह 6 इसके भी भेद होते हैं। इसकी चर्चा अभी हम कर लेते हैं। लेकिन हमने कहा कि तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का क्या हो जाता है? लोप होता है। तो
विभक्ति चिन्ह का लोप करके समस्त पद बनाए जाए उस समस्त पद को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल, शोकाकुल, इसका विग्रह करेंगे तो शोक से आकुल। अब ये से है, से कर्ण कारक का है, से कर्ण कारक का चिन्ह है, इस से को हमने हटा करके शोकाकुल बना दिया समस्त पद। भयभीत, भय से भीत, ये भी कर्ण कारक का भेद है, कर्ण कारक का इसमें कारक चिन्ह हटा करके इसको बना दिया। अब आगे हम चर्चा करेंगे तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास कितने भेद होते हैं? 6 भेद इसके अपने खुद के होते हैं। कौन कौन? कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इस आधार पर तत्पुरुष समास के भी अपने खुद के 6 भेद होते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि हमने कहा था कि तत्पुरुष समास का समस्त पद विभक्ति चिन्हों का लोप करके बनता है, तो इसमें कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक की सभी विभक्ति चिन्हों का लोप होकर के ही बेटा समस्त पद बनता है। अब आपको लगेगा कि सर कारक और इसमें क्यों पढ़ाने लगे? बेटा समस्त पद बनाते वक्त तत्पुरुष समास जब समस्त पद बनता है उसमें कारक चिन्हों का लोप होकर के ही बनता है। इसकी पहचान करने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति का लोप होता है। कर्म तत्पुरुष में किस विभक्ति का लोप होता है? को विभक्ति का। अभी ये स्पेस इस ब्लैक बोर्ड में कम है, दिखाई दे रहा है, एग्जांपल भी लिख देते। अभी एक एक एग्जांपल लिख करके इसको भी हम आपको समझाते हैं। कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति का क्या होता है? लोप होता है, यानी कर्म तत्पुरुष जब होता है वहां को विभक्ति, तत्पुरुष में से विभक्ति का लोप होता है। तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, इसमें के लिए विभक्ति का लोप होता है। अपादान तत्पुरुष में से विभक्ति का लोप होता है। अब आपके मन में आएगा कि सर ऊपर भी बताया कि को और से और नीचे भी बता रहे हैं से। यहां देखिए कर्ण में भी से होता है और अपादान में भी से होता है। इसमें मूल अंतर बेटा ये होता है कि कर्ण का अर्थ होता है साधन, वह क्रिया या कार्य किस साधन से हो रहा है। कर्ण साधन के रूप में काम करता है से, और अपादान अलगाव के अर्थ में इस्तेमाल होता है। अलगाव के मतलब अलग होना, अलग, ये दोनों जगह हैं, पर कर्ण में अंतर है और संप्रदान में अंतर है। अब बात करेंगे संबंध तत्पुरुष की। संबंध तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह होता है का, की, के, इन विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। अधिकरण तत्पुरुष में किन विभक्ति चिन्हों का लोप होता है? में और पर, इन दो विभक्ति चिन्हों का लोप होकर के तब यह समस्त पद बनता है। और जिन समस्त पद बनाते वक्त विभक्ति चिन्हों का लोप होकर के वो समस्त पद बनते दिखाया आपको। अब कुछ एग्जांपल के माध्यम से इसको देखते हैं। तत्पुरुष समास में पहला जो भेद होता है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष का एग्जांपल देखिए, समस्त पद हमने लिया है यहाँ पर सभी तत्पुरुष के। ग्रामगत, ग्रामगत समस्त पद का विग्रह होता है ग्राम को गत, गत यानी जाना। ये जो को विभक्ति का लोप हो रहा था तो बताया भी थे कि को विभक्ति का लोप किसमें होता है? कर्म तत्पुरुष में। तो एग्जांपल देखिए, ग्रामगत समस्त पद, इसमें को विभक्ति का लोप होकर के इसका विग्रह बनेगा ग्राम को गत। कर्ण तत्पुरुष में देखिए, कर्ण तत्पुरुष का एग्जांपल है गुण युक्त, गुण से युक्त, इसका विग्रह होगा गुण से युक्त। संप्रदान तत्पुरुष का एग्जांपल देखिए हथकड़ी, इसमें संप्रदान तत्पुरुष में के लिए विभक्ति का लोप होता है। देखिए इसका विग्रह करेंगे तो हाथ के लिए कड़ी। अपादान तत्पुरुष में से विभक्ति का लोप होता है, तो ऋण मुक्त एक शब्द है, ऋण मुक्त। अब देखिए इसका से अलग होने का कैसे अर्थ हो रहा है? ऋण से मुक्त, यानी ऋण से क्या हो गया? वह व्यक्ति अलग हो गया, उसके पास ऋण अब नहीं रहा। यहां भी से है, लेकिन इससे यह गुण युक्त है, यह शेष के लिए क्या कर रहा है? साधन का कार्य कर रहा है, और यहाँ पर अलग होने का भाव हो रहा है। दूसरा है संबंध तत्पुरुष। आगे देखेंगे छठे नंबर पे, पांचवें नंबर पे संबंध तत्पुरुष। तो राजकुमारी, राजकुमारी का जब हम विग्रह करेंगे तो शब्द बनेगा राजा की कुमारी। हम बताए थे कि संबंध तत्पुरुष में का, की, के, इन विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। आगे अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में
हमने कहा था कि में और पर दो विभक्ति चिन्हों का लोप होकर के ही अधिकरण तत्पुरुष बनता है या तत्पुरुष समास बनता है। अधिकरण तत्पुरुष में उदाहरण हमने लिया है शरणागत की, शरण में आगत, यह होगा इसका विग्रह। इस आधार पर तत्पुरुष समास हमारा हुआ कंप्लीट। अब तीसरे नंबर पर बात करेंगे इसी की। ये तो तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के भेद हुए, अब इसी की चर्चा करेंगे तत्पुरुष समास के उपभेद की। तत्पुरुष समास के उपभेद की जब हम चर्चा करेंगे उसको देखते हैं कैसे। तत्पुरुष समास के उपभेद तीन होते हैं। उपभेद, इसके तीन उपभेद होते हैं। कितने? तीन। पहला नए तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय समास और तीसरा द्विगु समास। इसी कर्मधारय और द्विगु को किन्हीं पुस्तकों में बेटा अलग से जब लिख दिया जाता है तो समास के मूल रूप से 6 भेद हो जाते हैं। 4 भेद तो हमने बनाया ही, पहला अव्ययीभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व और चौथा बहुव्रीहि। लेकिन तत्पुरुष समास में ही तत्पुरुष समास के उपभेद में कर्मधारय समास और द्विगु समास का समावेश हो जाने से इसके मूल रूप से 4 भेद ही बच पाते हैं। लेकिन इतना जान लीजिए कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय समास और द्विगु समास आते हैं। अब एक है इसमें नए तत्पुरुष, इस तत्पुरुष से संबंधित कुछ जानकारी देते हुए आगे चर्चा करेंगे हम कर्मधारय समास की। अभी इसको आप ओवरली समझ लीजिए। नए तत्पुरुष यानी ऐसा समास पद जिसमें पहला पद नकारात्मक होता है, जैसे अनहोनी, अन्याय, अकर्म, अज्ञान, ठीक है, इस तरह से असत्य, अधर्म, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो नए तत्पुरुष में आते हैं। यानी पहला पद क्या होता है? नकारात्मक। जिस समास पद का पहला पद ही नकारात्मक होता है उसे हम नए तत्पुरुष कहते हैं। अब हमको पूरी रूप से जानकारी लेनी है किसकी? कर्मधारय समास की और द्विगु समास की। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसकी? कर्मधारय समास की। उपभेद में मुख्य रूप से कर्मधारय समास और द्विगु समास की हम चर्चा करेंगे। तो कर्मधारय समास को बिल्कुल ही बारीकी से समझिएगा। अभी हमने 2 समास को समझा, पहला अव्ययीभाव जो पिछली कक्षा में हमने समझाया था आपको, अभी दूसरा आज हमने समझाया अभी तत्पुरुष समास। अब तीसरे नंबर पर चर्चा करेंगे। इस तरह से क्रम तो भेद तीसरा भी हो सकता है, लेकिन यह तत्पुरुष समास का उपभेद है, इसलिए उसका दूसरा उपभेद कर्मधारय समास। कर्मधारय समास से संबंधित कुछ विशेष बातें जो आपको हम नोट किए हैं, इसको आप समझ लीजिएगा तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे आप कर्मधारय समास को। कर्मधारय समास में बेटा परिभाषा है, जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य तथा उपमान उपमेय संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें 2 बातें मुख्य रूप से काम करती हैं। यह परिभाषा कह रही है कि ऐसा समस्त पद जिसमें यह कह सकते हैं कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, या फिर पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, ऐसे समस्त पद को हम कर्मधारय समास कहते हैं। अब हमने आपकी सुविधा के लिए अब आपको एकाएक जब हम कहेंगे उपमान इसे कहते हैं, उपमेय इसे कहते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप विशेषण और विशेष तो खूब समझते होंगे। अगर आप ये भी अगर अभी तक नहीं समझ पाए हो तो इसकी भी चर्चा हम कर लेंगे, विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि जिस समस्त पद के दोनों पदों में यानी उत्तर पद और पूर्व पद, इन दोनों पदों में कौन सा संबंध? विशेषण विशेष्य का और उपमान उपमेय का संबंध होता है, ऐसे समस्त पद को कौन सा समास कहते हैं? कर्मधारय समास। अब जान लीजिए कि उपमान किसे कहते हैं। उपमान को समझिए। उपमान जिस वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाए उसे हम क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। और उपमेय किसे कहते हैं? जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना या समानता दिखाई जाए उसे उपमेय कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। उपमान किसे कहते हैं? उपमान जिस वस्तु या व्यक्ति से क्या की जाए? तुलना की जाए उसे हम कहते हैं उपमान। और उपमेय किसे कहेंगे? जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना
जैसे हम मान के चलते हैं मुख चंद्र या चंद्रमुख, कमल नयन, कर कमल, ये सारे एग्जाम्पल उपमान उपमेय के हैं। अभी इसको एग्जाम्पल के माध्यम से विशेष करेंगे। अब एक और बात इसमें करना है कि विशेषण विशेष्य का संबंध होना चाहिए, यानी ऐसा समास जिसमें दो प्रकार से नियम काम करते हैं। कभी कभी उपमेय उपमान का संबंध रहता है और कहीं विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण किसे कहेंगे? एक लाइन में विशेषण आप सब मैक्सिमम जानते होंगे, फिर भी हम रिपीट कर दे रहे हैं। विशेषण उसे कहते हैं बेटा जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या करता है, विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। अब बात आई कि विशेष्य किसे कहते हैं, तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। इस आधार पर कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय संबंध होता है। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से सेट करते हैं। अभी आपको बताया था कि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है और दूसरा होता है उपमान उपमेय का संबंध। तो देखिए विशेषण विशेष्य कैसे काम करता है। विशेषण विशेष्य का संबंध देखिएगा, हमने पहले ही बताया कि विशेषण क्या करता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए। एक शब्द लिखा हमने नीलकंठ, नीलकंठ में पूर्व पद क्या है हमारा, नील, और उत्तर पद है कंठ। इसका विग्रह होगा नीला है जो कंठ, अर्थात नीलकंठ। नील और कंठ, कंठ की क्या विशेषता है, कंठ नीला है, इसलिए कंठ हमारा क्या हो गया, विशेष्य, और नील है विशेषण। अब बात हो रही थी कि दोनों पदों में विशेषण विशेष का संबंध होता है, इसको ये भी कह सकते थे। इसमें ये सिंपल ये होगा उपमान, ये उपमेय। लिसन, आगे महादेव, महादेव में महा क्या है हमारा, विशेषण भी है और महा हमारा पूर्व पद भी है, और देव जो है विशेष्य है, और यह अगर पद की चर्चा करेंगे तो दूसरा पद है यानी उत्तर पद है। तो महादेव का विग्रह होगा महान है जो देव। इसमें भी हम कर्मधारय समास बनाते हैं। दूसरा इसमें बात कर रहे थे उपमान और उपमेय का संबंध होता है। उपमान हमको बता ही रहे थे आपको कि जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाए, उपमान। देखिए उपमान उपमेय का संबंध, जैसे चंद्रमुख एक एग्जाम्पल है। चंद्रमुख में समास है, कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। कैसे, चंद्र हमारा है उपमान और मुख क्या है, उपमेय। विग्रह चंद्रमा के समान मुख, मुख किसके समान, चंद्रमा के समान। मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्र से। तो हमने पहले भी बताया कि उपमान किसे कहते हैं, जिस वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाए, और उपमेय जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं, उपमेय कहते हैं। आगे बात करेंगे प्राण प्रिय की। प्राण प्रिय में देखिए प्राण हमारा है उपमान और प्रिय है उपमेय। इसका विग्रह होगा प्राण के समान प्रिय। इस तरह से हमारा कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास फिर से रिपीट करते हैं हम। कर्मधारय समास उस समास को कहते हैं जिस समास का पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष्य, या पूर्व पद उपमान और उत्तर पद उपमेय होता है, ऐसे समास पद को हम कर्मधारय समास कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में जैसे हमने लिखा था आपको, उसको फिर से रिपीट करते हैं। जिस समास पद में उपमान उपमेय विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, ऐसे समास पद को हम कर्मधारय समास कहते हैं। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल मिलते हैं बेटा। आपके सामने जब एग्जाम्पल आए तब आप इसको इजी वे में समझ लीजिएगा कि इसमें या तो विशेषण विशेष्य का संबंध है या फिर उपमान उपमेय का संबंध है। ऐसे समास पद में अगर ऐसा संबंध दिखता हो, वहां कंफर्म मान लीजिएगा कि हमारा कर्मधारय समास ही होगा।